अब जब मैं 12-13 साल की थी तब मेरे लिए रिश्ता आ गया था। छुप करके इसको बाहर ले जाइए और इसको क्लासिकल म्यूजिक सिखवाइए। तब फिर मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है। मेरे से कहा कि बेटा किसी से मत बोलना, कि झूठ मत बोलना, लेकिन किसी से ये भी मत बोलना कि तू कहाँ जा रही है। गुजराती लोकगीत, अब मुझे सारे ही लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं पूरे हिंदुस्तान के, है ना। तो तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों, बासण बेगो बैणा मेरी बैणा, एगो चतो मैणा, कसी छाई जूली मेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। हमारे मेहमान कार्यक्रम के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत को हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो ऐसी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं उत्तराखंड की कि लोक संस्कृति के लिए जो योगदान वो आज दे रही हैं, जो काम वो आज कर रही हैं, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऊर्जा देने के लिए। जब हम भी आपसे यही जानेंगे, आज बहुत लंबी चौड़ी हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। शुरुआत करते हैं सवालों की और पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि जैसे संगीत में एक लंबा सफ़र रहा आपका, कैसे आपको लगा कि आपको संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए? देखो, इंसान को अगर कहीं डर लगता है तो भी उसका घर बनता है, और अगर डर के मारे वो एक किनारे दुबक जाता है तो फिर वो भी उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो डरना भी नहीं चाहिए और डर लगनी भी चाहिए। अगर डरेंगे नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जब हमें किसी चीज़ की लग रही कहीं ऐसा तो नहीं होगा तो हम उसको फिर करते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम उसके लिए समर्पित हो जाते हैं फिर कि कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। और जिसको डर लगती है उसका घर बनता है ना। तो यही है मेरे साथ भी कि बचपन से जो है डरी भी मैं और नहीं भी डरी, दोनों ही चीज़ रही मेरे साथ। और जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरे नाना जी के घर में मेरा जन्म हुआ, और वो पंडित रुद्रदत्त कंडवाल उनका नाम था, और कुलेत गांव में। और जब मेरा जन्म हुआ तो वो एक ज्योतिषाचार्य भी थे और एक वो राज वैद्य भी थे। तो उन्होंने जब मेरी जन्म पत्री देखी तो उन्होंने पिताजी से कहा होगा, पिताजी बाद में बताते थे ना ये चीज़ें, उनके मुँह से ही सुना था मैंने, कि उन्होंने मतलब जो जन्म पत्री बनाई मेरी तो उसमें ये था कि अगर इसको तुम एक पत्थर में भी बैठा दोगे तो चारों तरफ सरसब्ज हो जाएगा, ऐसे बोलते थे वो। और तब फिर उसके बाद उन्होंने फिर उनको ऐसा एहसास हुआ होगा कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने 24 दिन की जब मैं हुई तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि बेटा इसको अपने साथ ले जाओ, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने समझा होगा ना अगर ये कुछ हो गया तो फिर यहीं रह जाएगी ये। तो ये भी मतलब बाद में सोचा जाता है, इंसान बाद में सोचा था, उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता है सब। खैर पिताजी मुझे लैंसडॉन ले गए, और मेरे 2 भाई थे मुझसे पहले, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए वो बहुत डरे भी थे मेरे लिए कि पता नहीं क्या होगा इसके साथ। तब उन्होंने मेरे को हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा भी रही है, अब कैसे भी बोल लो उसको, तो एक नागा बाबा को उनकी झोली में मेरे को दिया रखा। अच्छा। और उनसे फिर खरीदा 5 रुपए में, है ना। तो उस ज़माने में ऐसे भी रहा होगा, तो फिर हो सकता है कि वही संस्कार मेरे में आ गए होंगे, ये भी हो सकता है। कभी कभी सोचती हूँ ना कि मुझे थकान क्यों नहीं लगती, मुझे क्यों ऐसा एक चीज़ के लिए मैं क्यों इतना ज़्यादा समर्पित हो जाती हूँ, या मैं वैराग्य भाव क्यों आता है मेरे ऊपर। तो ये मैं सोचती हूँ क्या पता वैसे भी होता होगा। तो खैर फिर जब मैं थोड़ा बड़ी होने लगी होंगी, जब 2-2.5 साल की, तो फिर मेरे पिताजी जो है वो रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे घर में पूजा करते समय। तो मैं उनके पास बैठ जाती थी और उनके से ऐसे बोलती थी फिर मैं, या देवी छलो बूते छो बिष्णु माए ती छब्दिता, ऐसे करके ना।
तो वो भी सुनते रहते थे और खुश होते रहते थे। तो और उसके बाद सुर में गाती होंगी मैं उनके जैसे ही ना। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ मैं लैंसडाउन में जब रही, लैंसडाउन में ही रही फिर मैं। और वहाँ पर जो है एक बहुत छोटे बच्चों का एक कंपटीशन हुआ वहाँ पर, और उसमें डुगडुगी पिटी। उस ज़माने में कुछ ऐसा तो था नहीं कि भाई अखबारबाजी या कुछ भी हो, तो उस समय डुगडुगी पिटती थी और सब लोग सचेत हो जाते थे कि क्या बोल रहे हैं ये, कौन सा समाचार लेके आए हैं। तो उसमें समाचार उन्होंने ये दिया कि 5 साल तक के बच्चों को यहाँ पर ले आए स्थान विशेष में। और फिर मेरे पिताजी मुझे भी ले गए वहाँ पर कि वहाँ पर हम एक देखेंगे कौन बच्चा अच्छा गा रहा है। अच्छा। तो फिर मेरे पिताजी मुझे भी ले गए। तो उस समय 2.5 साल की रही होंगी मैं। तो उसमें उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया और मुझे बना दिया राधा। तो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, और ऐसे मतलब मैंने नृत्य किया उस समय ना। और उसके बाद जो है जब पता लगा कि भाई यूपी में था उस समय उत्तराखंड, और यूपी में जो है फर्स्ट टाइम है। तो अब मुझे जब वो सबने इतना सराहा होगा तो स्वाभाविक है बच्चा तो खुश हो गई फिर। और जब हमारी प्रिंसिपल को स्कूल की टीचर जो थी उनको पता लगा कि वो बच्चा फर्स्ट आया हुआ, तो उन्होंने कहा उसको एडमिशन करा दो। तो मेरा एडमिशन करा दिया फिर उसी समय स्कूल में। तो उस समय कच्ची 1 पक्की 1 फिर फर्स्ट होता था, ऐसे होता था ना उस समय। तो मेरा एडमिशन हो गया। 3 साल 3.5 साल की होती थी एडमिशन उस समय बच्चों का। तो मैं 2.5 साल की उस समय, 1 साल उम्र बढ़ा दी होगी उस समय, तो उम्र बढ़ा दी जाती थी, कोई ऐसा नहीं था। और फिर जो है जब मैं स्कूल में चली गई तो फिर कोई स्टेट रैली हो रही है, कोई डिस्ट्रिक्ट रैली हो रही है, कोई कैसी भी रैली हो रही है, उसमें मेरा गाने के लिए और नृत्य के लिए मेरे को बुला लेते थे। मेरा होता सिलेक्शन और फिर मैंने उसमें नृत्य करा होगा। अब ऐसे करते करते फिर बच्चा का मन तो प्रफुल्लित होगा ही भाई, है ना, खूब खुश। और उसमें ही फिर ऐसा हुआ कि कभी कभी किसी का जीवन बनाने के लिए किसी को कटु शब्द भी बोलने पड़ते हैं, और उन्हीं कटु शब्दों की वजह से वो आगे भी बढ़ता है ना। तो मेरे ताऊ जी ने मेरे लिए भी ऐसे शब्द कह दिए थे जब मैं बहुत छोटी थी, ऐसी 4.5-5 साल की रही होंगी। तो हम लोग गिट्टी खेलने, हमने गांव गए हुए थे ना हम लोग, और गिट्टी खेलते थे उस समय, कंचा खेलते थे। हाँ। तो मैं और मेरी बहन खेल रहे थे, छोटे बच्चे। अब मेरे ताऊ जी जो है अपने सर्विस पे जा रहे थे, तो फिर वो जाते समय सबके हाथ में, बच्चों के हाथ में पैसे रख रहे थे। हाँ। तो मेरे हाथ में उन्होंने 1 आना रखा, और उसके बाद कहा कि आना रखते रखते कहा कि मेरे भाई की तो लड़कियां हैं, वो अपनी लड़कियों को इधर उधर ब्याह देगा और मैं अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरे को झंझनाहट हो गई कि क्या बोल रहे हैं ताऊ जी, मेरे पिताजी मेरी शादी कर देंगे क्या। और उस ज़माने में 10, 12, 13 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। और मेरे को ऐसा हो गया कि क्या बताओ, डर के मारे मेरी हालत ख़राब। मैंने मेरी बहन का हाथ पकड़ा, चल घर चल। उसको घर ले गई, अपनी माँ से क्वेश्चन करा, तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी। मेरी माँ ने सोचा ये बच्चे को क्या पागल हो गया, ये बच्चा क्या, पर वो समझ गई कि जरूर इसने कुछ सुना है तभी ऐसे बोल रही है। समझ गई, वो एहसास हो जाता था उसको। और पिताजी थोड़ा तेज स्वभाव के थे, तो उनसे मैं कम ही बोलती थी और माँ से ही बोलती थी ज़्यादा। माँ ने कहा कि वो समझ गई, तो उसने कहा कि क्या करना चाहती है तू। तो मैंने कहा कि मास्टर नहीं बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मास्टर नहीं तब बनेगी तू जब पढ़ेगी लिखेगी, अगर फेल हो गई तो शादी करनी पड़ेगी। बस। तो एक तरफ तो नृत्य वगैरह था सब मेरा, और एक तरफ मेरी पढ़ाई थी। डर भी था कभी फेल ना हो जाऊं, है ना। और उसमें ही जो है फिर सुबह से शाम तक फिर मैं इसमें लगी रहती थी, और पढ़ाई भी करनी है, बस 24 घंटे जो है किताब पढ़ना, ये सब चीज़ करना उसमें, है ना। और उसके बाद जो है जैसे ही मैं अब जहाँ जाऊँ वहाँ माधुरी उनियाल, माधुरी भदौला, एक लड़की और थी माधुरी भदौला। अच्छा। वो मेरे से थोड़ा बड़ी थी, तो वो भी मेरे साथ नृत्य करती थी। कभी कभी अकेले भी नृत्य करती थी, कभी डुबेट भी होता था, कभी कोरस, हम लोग समूह स्वरों में भी नृत्य हमारा होता था समूह में। तो जैसे गुजराती लोकगीत, मुझे सारे ही लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं पूरे हिंदुस्तान के, है ना। तो तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों, गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे, ओलू गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे। ये उस समय बहुत छोटी थी मैं,
तो 7-8 साल की रही होंगी तब मैंने ये नृत्य करा था और स्टेज पर करती थी, बहुत खुश। मतलब अब जहाँ जा रही हूँ वहीं सब हमारा नाम लेने में लगे हुए कि अरे वो आई हैं, वो ही आएंगे फर्स्ट, ऐसा हो जाता था लोगों को ना। अब जब मैं 6ठी क्लास में आई तो मैंने उस समय कुमाऊनी लोकगीत में नृत्य करा था उस समय। तो मैं बनी थी बहन और वो माधुरी भदोला बनी थी भाई। अच्छा। तो चैती लोक नृत्य हमारे यहाँ होता है, वो भाव प्रधान लोक नृत्य है वो। तो उसमें है फूली गए छोदेना नारायणा एगो चतो मैणा का फूवा बासण बेगो बैणा मेरी बैणा एगो चतो मैणा कसी छाई जूली मेरी लागी छोना राई कशी सुरमाई भैंसी पुशुली बिराई धुण की चातुरी कैसी धुण की चातुरी कैसी मालूशाई दैणा नारायणा एगो चतो मैणा का फुआ बासण बेगो बैणा मेरी बैणा एगो चतो मैणा। मतलब मायके की याद में वो भाई आया हुआ है बहन के पास कि कैसी है बहन तू। अब कपुआ बसने लगा, काफल पाको मिन्नी चाखो, ऐसे वाला कपुआ बोलते हैं उसको। तो वो पक्षी बोलने लगा है और तू बहन कैसी है, मैं तेरा चैत का महीना आ गया, मैं तेरे लिए सौगात लेके आया हूँ, तेरे लिए कलेवा लेके आया हूँ। तो इस तरह से अपनी बहन के लिए बोलता है। पर ये था कि मैं बचपन से जो कोई लोग गीत सुनती थी ना या मुझे करना होता था, पहले मैं उसका वो याद भी हो जाता था और उसके भाव भी मैं उस समय पूछ लेती थी इसका अर्थ क्या है। ये स्वाभाविक रूप से था मेरे मन में ना। तो फिर क्या हुआ कि तब वो पूछती है कि मेरी माँ कैसी है, मेरी छोटी सी बिराली कैसी है, बिल्ली कैसी है, मेरी भैंस कैसी है, मेरी कटिया कैसी है। तो वो सब पूछती है अपने भाई से, है ना। और तब ये सब पूछती रहती है। मतलब ये लोकगीत है, बहुत मार्मिक लोकगीत भी है नहीं है। तो वो मेरे मन में। और इसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्टेज पर नहीं जाना और गाना नहीं है, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए सब मना है। मेरे को अगर तू स्टेज पर जाएगी, डांस कराऊंगा अगर मैं तेरे से, तो वो मेरे को घर से मेरे को बहिष्कृत कर देंगे पूरे समाज से। हमारे समाज में मेरे को नहीं रखने देंगे और मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। तू बिल्कुल स्टेज पर नहीं जाएगी। अब कैसा लगा होगा, मेरे लिए तो मौत के समान था। जीना मरना बहुत दुश्वार हो गया था मेरे लिए। और उसके बाद मैं जो है बुखार आ गया मुझे बहुत तेज। किससे बोलती, पिताजी से बोल नहीं सकती थी कुछ भी, और माँ से कुछ बोला नहीं। माँ समझ गई, वो भी परेशान हो गई। वो बहुत तेज बुखार, बहुत तेज बुखार। उसके बाद जो है जब हमारी प्रिंसिपल को पता लगा कि इसके पिताजी ने मना कर दिया, तो वो फिर हमारे घर में आई। वो मुरादाबाद की रहने वाली थी। अच्छा। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप जो है माता राजराजेश्वरी के आप उनको मानते हो, वो आपकी पूज्य हैं। हाँ पूज्य है, वो उनके जो है आप जो है वो आपकी कुल देवी हैं, और आप माता सरस्वती का अपमान कर रहे हो, उनको तिरस्कृत कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए माता सब बराबर है, माता तो माता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माता ने इतना बड़ा वरदान आपको दिया, आपने इसका मुंह बंद कर दिया, इसको बीमार कर दिया, इसको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो पिताजी ने कहा क्या करूँ मैं। मेरे पिताजी खुद रोने लगे ना। मतलब बहुत वैसे थे वो, लेकिन उनको मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा। और वो उस समय उनके आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को समाज में भी तो रहना है। फिर उन्होंने कहा कि आप समाज में रहिए, लेकिन समाज से छुप करके इसको बाहर ले जाइए और इसको क्लासिकल म्यूजिक सिखवाइए। तब फिर मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है। मेरे से कहा कि बेटा किसी से मत बोलना, कि झूठ मत बोलना, लेकिन किसी से ये भी मत बोलना कि तू कहाँ जा रही है ना। तू ऐसे बोलना पिताजी साथ जा रही हो, मैं तेरे को नहीं बता रहा हूँ कि तुझे कहाँ ले जा रहा हूँ मैं ना। तू ऐसे बोलना कि मैं पिताजी साथ गई, बस। ये भी मत बोलना कि तू गाने के लिए जा रही है किसी से। तो मैंने कहा मिलने की जरूरत ही नहीं, मैं फिर किसी से मिली ही नहीं। स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, और घर से फिर अपने एक हमारे यहाँ होता है पांडा,
सिंधियापुर बोलते हैं, एक कमरा, कमरे के ऊपर दूसरा छोटा सा कमरा टाइप का बना रहता है हल्का सा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट ऊंचा होता है वो। अच्छा। और उसके अंदर सामान रखा रहता है। वहाँ पर मैं रियाज करती थी, बहुत कम आवाज़ में। अगर पिताजी 2 दिन के लिए मुझे ले गए, छुट्टी उनकी हो गई, मेरी भी छुट्टी है, तो मेरे को 2 दिन के लिए ले गए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि 20 दिन का याद करके जाएगी। तो सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक मैंने रियाज करा गुरुजी के घर में, है ना, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी के घर में, है ना, हरि गणेश केलकर जी के घर में। ऐसे मैंने रियाज करा। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने घर में आके छुप करके रियाज करा। और मैं ड्राइंग भी मेरी बहुत अच्छी थी ना, तो कोई मेरे से, मेरी ड्राइंग वाले टीचर भी मेरे को खींच खींच के ले जाती थी कि बेटा चल यहाँ पर बना जरा तू। तो उनका कहना मैं मानती थी मैं। फिर मुझे ना ये बंदूक से भी बहुत प्यार था, बंदूक चलाना भी बहुत अच्छा लगता था मुझे। राइफल ट्रेनिंग भी करी मैंने, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा था मेरे लिए, उसमें बहुत अच्छा। रेसर भी बहुत अच्छी थी मैं। लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। संगीत तो रियाज करने वाली चीज़ है, और इसमें जितना रियाज करोगे उतना तुम खिलोगे। तो फिर मैंने संगीत ही चुना अपने लिए, और उसको चुनने के बाद जो है फिर मैं उसके लिए समर्पित हो गई। और उसके बाद जो है फिर मैं जब यहाँ ये जो था हमारा स्कूल में, जो उसी स्कूल में पढ़ी, और हाई स्कूल जैसे ही मैंने करा, तो फॉर्म भरते समय भी पिताजी ने मेरी उम्र बढ़ा दी। उनको पता रहा होगा कि इसका अब इसमें अपॉइंटमेंट करवाना है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने 6th ईयर कर लिया था म्यूज़िक में, है ना। और उसके बाद जो है उन्होंने मेरा वहाँ पर भी उम्र बढ़ा दी। और वैसे ही जैसे मैंने हाई स्कूल करा, तो मेरा जो है सिलेक्शन हो गया, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। पहले टिहरी में हुआ, तो वहाँ मैं 2-3 दिन रही। उसके बाद मैं लैंसडाउन, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और मैं लैंसडाउन में जब अपनी स्कूल में साड़ी पहन के गई, एक फ्रॉक पहनने वाली लड़की अब जब साड़ी पहन के जा रही होगी तो कैसे उनको लगा होगा टीचर्स को, बाबा रे बाबा, ये क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ जा रही है भाई, ड्रामा के लिए जा रही है क्या ये ना। तो जब उन्होंने मेरे को, मेरे जो गुरु भी थे वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने जब देखा ना मेरे को कि इसको तो, इसका जीवन तो संवारना ही है, तो उन्होंने मेरे को नाटक में भी लिया। मेरे को जब मेरे को नाटक में भी, फिर वो स्टेज पर मेरे को नाटक करवाते थे वो, कोई सीता बनाना, कभी कुछ बनाना, कभी ऐसे करके, है ना। बहुत सारे नाटक भी उन्होंने मेरे से करवाए जिंदा रखने के लिए, है ना। पर उनको ये नहीं पता था कि ये क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही, इसको नहीं पता था ना, मेरे पड़ोस वालों किसी को नहीं पता था। अब जब फ्रॉक पहनने वाली लड़की जब साड़ी पहन के गई, है ये कहाँ जा रही है भाई, नाटक हो रहा है क्या स्कूल में, साड़ी पहन के कहाँ जा रही है, रोज़ जाती है। तब उनको पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। हाँ, कि टीचर बन गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हाई स्कूल पास करा इसने भाई। तब पता लगा उन्होंने, तब उन्होंने कहा बेटा हमारी बेटी को भी पढ़ा इसको। तो बहुत हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया। और फिर आदत थी मेहनत करने की, 24 घंटे मेहनत करने की। तो पिताजी कितने बार मेरा तो ऐसा करते थे कि मैं ये सोचती थी कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो मेरी शादी कर देंगे। ये भी मेरे लिए था बहुत बड़ा कठिन काम। अब जब मैं 12-13 साल की थी तब मेरे लिए रिश्ता आ गया था। अब जब रिश्ता आया गांव में, जब हम गांव जा रहे थे, रास्ते में मेरे नाना जी हमको मिले, नाना जी लगते थे वो। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि बेटा इसकी जन्म पत्री दे दे, अब तो जवान हो गई है। और मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए, पापा क्या होगा अब। उसके बाद पिताजी हमको छोड़ करके गांव में, और अपने आप फिर वापस लैंसडाउन चले गए। और मैं जो है सुबह उठी और सीधे आम के पेड़ में बैठी, बड़ा सा आम का पेड़, और उसमें सीढ़ी लगाई और इतने सारे पत्थर भी ले गई वहाँ। बुनाई बुनने के लिए, बुनाई सिलाई में भी बहुत उस्ताद थी मैं, तो मैंने बुनाई के लिए भी ले गई मैं एक ऊन भी और सिलाइयाँ भी। और सुबह 4 बजे 5 बजे वहाँ पर आम के पेड़ में बैठ गई। अब भी मैं एक दिन गई वहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यही याद आ रहा होगा, यही पेड़ है। तो मैंने 7 दिन का अनशन ले लिया, कुछ नहीं खाया ना, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है ज़्यादा खाने की, वैसे भी आदत नहीं है मेरी। दूध जरूर पीती हूँ मैं, आदत मुझे खाना खाने। सोना और खाना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। तो 7 दिन तक अनशन ले लिया, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझसे। बहनें छोटी थी, वो मेरे से डरती थी क्योंकि मैं बात करती नहीं थी ज़्यादा किसी से भी,
अपने काम से कर, काम मतलब वो डरते थे सबके सब। और माँ बाप ने भी मेरे को उस समय बुढ़िया बना दिया था कि अगर वो पूछने कि माँ हम खेलने चले जाएं, उससे पूछ लो। तो मेरे से पूछने तो उनकी हिम्मत नहीं थी। अब वो मेरे को बोली दीदी खाना खा ले, छोटी वाली बहन। मैंने वहाँ से पत्थर मारा तो उस थाली में गिरा। अब मैं सोचती हूँ कि भगवान अगर मैं वो पत्थर कहीं और लग जाता, उसके सिर में लग जाता तो क्या होता, कैसा काम करा मैंने। वो तब भी आज तक याद करती होंगी। हाँ बाबा रे बाबा। और वो थाली में लगा और वो डर के मारे फिर अंदर चली गई वो कि मैं तो नहीं जा सकता। मेरे ताऊ जी आए जब हमारे यहाँ तो उन्होंने पूजा करने के लिए आए थे वो। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तूने तम्बाकू कहाँ रखा है। मैंने कहा ताऊ जी वो ना उस अलमारी में रखा है। उन्होंने कहा कि बेटा तू ही ला के दे सकती है भाई, मेरे को तो मिल नहीं रहा हो। और वहाँ उन्होंने सब बहनों से बोल रखा था कि जैसे आएगी उसके मुंह में ठूस देना, ठूस देना उसके मुंह में खाना। हाँ। और बड़ी बहनें भी थी मुझसे। तो जैसे मैं नीचे आई तम्बाकू देखने के लिए, वैसे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और खिला दिया। तब मेरे ताऊ जी ने कहा कि तू ऐसा गुस्सा मत दिखा, और मैं तेरे को जो है ना, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगा कि जब तू चाहेगी तब तेरा ब्याह होगा, है ना। तो उसके बाद फिर पिताजी से उन्होंने सारी बात कही होगी। और फिर हम लोग लहसुन जब अपने फिर पढ़ाई के लिए वापस चले गए वहाँ, तो फिर जो है फिर एक नागा बाबा आए। अच्छा। और नागा बाबा ने माँ से बोला कि बेटा मेरे को ज़रा चाय पिला दे। अच्छा। तो माँ ने कहा कि बाबा चाय पिला दो। चाय पिला दी और उनको पैसे भी दिए। उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं, क्या करूँगा बेटा मैं इसका, हाँ। मुझे नहीं चाहिए। तब उन्होंने माँ से कहा कि और सब घर में सब ठीक ठाक है। तो माँ ने कहा कि ये पता नहीं क्यों नहीं तैयार हो रही शादी के लिए, इतना अच्छा रिश्ता इसके लिए आए हुए हैं, ये मना ही करती जा रही है, इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा इसके साथ जबरदस्ती मत करना, वरना ये सन्यास ले लेगी ना। जब इसकी होनी होगी शादी तब इसकी होगी शादी, चिंता मत करो। तो मेरी माँ को भी थोड़ा सा दिलासा मिली होगी। और उसके बाद जब मैं टीचर बन गई तो फिर तो किसी का बस नहीं चला मुझ पे। फिर नहीं चला किसी का बस। तब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी करा दी। और जब छोटी बहन की शादी तो मेरे पिताजी सिर पकड़ के बैठ गए कि तू क्या करने में लगी हुई है ये ना, लोग क्या कहेंगे मेरे को, बड़ी लड़की घर में बैठा रखी है, छोटे बच्चों की शादी। मैंने कहा पिताजी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये आपके पास कार्ड दे रखा है मैंने। तो कार्ड दिया तो उसमें अपना नाम लिख दिया नीचे विनीत में, पिताजी का नाम छोड़ के। अब मैंने कहा उनको सबको पता है कि मैं कौन हूँ, कोई नहीं बोलेगा तुमसे। वाकई किसी को क्यों बोलता, उनको पता था कि कौन है ये, है ना। तो इस तरह से फिर मैंने वहाँ 10 साल मैंने सर्विस करी। और ऐसे ऐसे बच्चों को मतलब वो करा कि आज वो प्रिंसिपल हो के रिटायर हो गए, बड़े बड़े कलाकार बने हैं, क्या नहीं है ना। तो मतलब एक अच्छा लगता है। और आदत थी कि खाली नहीं बैठना, तो उसमें जो है उनको भी सिखाते रहना। जब उनकी पीरियड फ्री रहता था उनको सिखा रही हूँ मैं। कोई इंटर के बाद अगर किसी ने बीए में म्यूज़िक लिया है तो उसको भी सिखा रही हूँ मैं, सबको, है ना। तो इस तरह से मैंने 10 साल वहाँ सर्विस करी। और उसके बाद जो है फिर मैं तब फिर हमारी जो एक प्रिंसिपल थी कृष्णा व्यास जी, वो भी वहाँ की, हम मुरादाबाद की रहने वाली थी। और ऐसा भी हुआ हमारे यहाँ की जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकलने वाला था तो मैंने कहा हाँ हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकल जाएगा और फर्स्ट ईयर में ये म्यूज़िक नहीं मिलेगा इनको तो क्या होगा, इनके तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये तो न रहे इधर के न रहे उधर के। तो मैं फिर प्रिंसिपल के पास गई और वो फातिमा हुसैन थी, हापुड़ की रहने वाली। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दीदी आप ना इंटर में म्यूज़िक खुलवा दीजिए। कहने लगी कि तेरा दिमाग ख़राब है, अपने जैसे समझ रखा है तूने सबको, कितनी मेहनत करेंगे सबके सब। नहीं, मैंने कहा दीदी मेहनत करवा दूंगी मैं उनसे। पागल हो गई क्या, पत्थर पे सर रगड़ेगी क्या, मैं संगीत उंगीत नहीं जानती, मुझे बहुत इससे कोई लगाव नहीं है, है ना। और कुछ नहीं होता है संगीत वंगीत ना, और इससे मैं औरंगजेब से कम नहीं हूँ मैं इस मामले में, बस मुझे तो कोई लगाव नहीं है इससे। और उसके बाद जो है अब जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया ना, तो उसके बाद जब मैं मुंह ऐसे करके जाने लगी ना, मेरे को अजीब सा लग गया ना, मतलब इन्होंने मेरे को ऐसे बोला अच्छा इधर आ। वो मेरे को दुखी भी नहीं देख सकते थे ना, इतना प्यार था उनका मुझसे ना। अच्छा ऐसे कर, चल देखती हूँ मैं, खुलवाने की कोशिश करती हूँ, खुलवाती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं खुश होकर चली गई।
उसके बाद रिजल्ट निकला जब, तो वही प्रिंसिपल जो है डंडी टेक के आ रही है, माधुरी कहाँ रहती है, माधुरी कहाँ रहती है, सुबेदार मोहल्ले में रहती है, कहाँ है उसका घर। और वहाँ से पूछ पूछ के मेरे घर आ रहे हैं, कहने लगी बेटा मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, तू सब कुछ कर सकती, तू सब कुछ कर सकती है बेटा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। और मेरे लिए जर्दा बना के लाई ओह, ना, ऐसा मतलब ऐसा बहुत अच्छा। और फिर इंटर में उन्होंने खुलवाया और बच्चे, हज़ारों बच्चे उसमें, उनका भला हुआ, है ना। और उसके बाद जो है कृष्णा व्यास जब हमारे यहाँ प्रिंसिपल आई, तो 300 बच्चों को मैं नृत्य कराती थी फील्ड में उनको प्रैक्टिस करवाती थी ना, वो परेड ग्राउंड में जहाँ आर्मी वालों का था परेड ग्राउंड। अच्छा। तो वहाँ पर मैं कराती थी, थोड़ा शेड भी लगा हुआ था वहाँ पर, तो नृत्य कराने के लिए उसमें घूमती रहती थी मैं। अब सारा ये तो ईसा जहाँ जहाँ बाहर निकला हुआ है, यूँ दिख रहा है, वो तो काला हो जाता था और बाकी ठीक रहता था। तो वो मेरे को आती थी, बोलती कि तू कभी नहीं सुधरने वाली, इधर आ, चल शेड के नीचे खड़ी हो, कितनी देर से तू यहाँ पर खड़ी हो रही, अपना ख्याल नहीं रखती बिल्कुल भी ना। और उसके बाद मुझे वहाँ पर खड़ा कर देती थी, शक्ल नहीं देखी अपनी, मैंने कहा जी शीशा तो मैं देखती नहीं। ऐसी आदत है मेरी बचपन से ही, शीशा उषा कभी नहीं वैसे ही बनाया और चल दिया अपने ना। और बाल भी इतने लंबे थे, बहुत लंबे बाल। हाँ। और फिर उसके बाद जो है तब उन्होंने क्या करा, कृष्णा व्यास जी ने, फिर ये निकला होगा ना फॉर्म आकाशवाणी का, तो अखिल भारतीय स्तर पर इसका अपॉइंटमेंट होना था, एग्जाम सब होना था इसका। तो एक पोस्ट थी, अच्छा, भारतवर्ष में एक पोस्ट थी आकाशवाणी नजीबाबाद के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फॉर्म भरा, अब मुझे बुलाया, इधर आ, चल इसमें सिग्नेचर कर। मैंने कहा दीदी ये क्या है, कुछ नहीं है, पढ़ ले। मैंने कहा दीदी ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, झूठ नहीं बोल सकती मैं किसी से भी, झूठ बोलने के लिए बोल रही हूँ मैं तेरे को, तेरे से बोल रही हूँ सिग्नेचर कर इसमें, मेरी कसम है तेरे को, कर इसमें सिग्नेचर, तेरा ही सिलेक्शन होना है इसमें। और मैंने, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करा दिए और मेरी हालत ख़राब है, मेरे को धक 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 धक। अब मैं पिताजी से कैसे बोलूं कि मैंने आपके बिना पूछे सिग्नेचर कर दिए, मैंने वो अप्लाई कर दिया। मेरे पिताजी मुझे नजीबाबाद बिल्कुल नहीं भेजेंगे, वो तो मुझे कहीं भेजेंगे ही नहीं, मुझे और नहीं भेजना था उन्होंने ना मुझे। और इतनी डर के मारे मेरी हालत ख़राब हुई, भगवान से बोल सकती थी मैं, और किससे बोलना मैंने, उसी से बोल सकती थी मैं, और किसी से मैं बोल नहीं सकती। तो फिर मैं जो है रोज़ मेरा पूजा करने बैठ रही हूँ और बस पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हूँ। अब वो मुझे कंठस्थ हो गई थी और उसको पढ़ते पढ़ते उसको जो है बस एक ही चीज़ की, माता मेरी बचा ले, झूठ मैं नहीं बोल सकती। अब जब हम मेरे अपनी छोटी बहनों को एग्ज़ाम दिलाने ले जा रही थी नजीबाबाद, तो वहाँ से जब लौट रही थी ना मैं, तो ट्रेन जब आ रही थी तो सामने लिखा हुआ था आकाशवाणी नजीबाबाद। अब उसमें आकर पिताजी ने कहा, और बाहर जो है एक चपर वो भी खड़े थे, वॉचमैन। हाँ, वो पिताजी ने कहा अरे ये तो बढ़िया जगह है भाई, और सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पर पुलिस भी बैठी हुई है ना, सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो उन्होंने कहा मधु तेरे लिए नहीं है यहाँ कोई जगह। मैंने कहा पिताजी है तो सही, एक जगह है। अब उसके बोल तो दिया मैंने, पर धक 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 धक, अब कैसे बोलूं कि मैंने अप्लाई कर दिया, पहले ही भर दिया है। हाँ। तो उन्होंने कहा एक जगह है तो अप्लाई कर दे, और उसके बाद बोलूं तो कैसे बोलूं, तब तक सायरन बज गया और वो पिताजी दूसरी तरफ को पलट गए, मतलब कुछ बात ही नहीं हुई इस बारे में, सीधे चले गए। उन्होंने कहा तू अप्लाई कर दे, बस खत्म बात, उससे आगे माता ने कुछ बुलवाया नहीं मुझसे। और उसके बाद हम आ गए, मतलब कितने मेरे से ऐसे सोचते होंगे ना, वो तो मैंने एहसास किया है ना इस चीज़ को, है ना। अब वो ये थोड़ा बोलता है कि मैं आ गया यहाँ पर, बिल्कुल, है ना, तो वो मैंने एहसास किया, बार बार एहसास करती हूँ मैं, जाने कितनी बार। तो वो भी समझ सकता है कि बावला है इंसान, कोई बात नहीं, बावला ही सही, है ना। तो तब जो है तब आ गया मेरे लिए वहाँ इंटरव्यू कॉल। अब इंटरव्यू कॉल आया तो हम लोग अपने चाचा जी के यहाँ रुके हुए थे। मेरे चाचा जी जो थे वो उस समय मंत्री थे वहाँ पर, तो चंद्रमोहन सिंह नेगी हमारे गांव के ही थे चाचा जी, तो उनको मतलब चाचा जी बोलती थी ना मैं। तो तब जो है उनके घर में रुके हम, तो मैं पाठ कर रही थी माता का। उसके बाद जो है फिर जब मैं जैसे ही वहाँ पर आने लगी उनके पास बैठने के लिए, तो वैसे ही मेरे कानों में क्या बात गई कि भाई साहब इसके जो है ना इतनी ऊंची उड़ान भर रही है ये, है ना, बताओ
एक पोस्टर पूरे हिंदुस्तान भर के एक से एक विद्वान आएंगे उसमें, और ये जो है इतनी बड़ी छलांग क्यों मार रही है, ये इतने ऊंचे ख्वाब देख रही है क्या? और आप भी इसके कहने में आ गए। पिताजी ने कहा कि मैं जो है इसलिए इसके कहने में आ रहा हूँ ना कि मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये करके दिखाती है। और इसने जो है इसने बहुत मेहनत करी हुई है, और ये जो है ये बोलती नहीं है कुछ, लेकिन इसने सारा मेहनत करी हुई है, प्रयास करे क्योंकि वो जानते थे। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये जो है ना कोई बात नहीं, इसको कम से कम पता तो लगेगा कि ऐसे इंटरव्यू होता है। एक थोड़ा सा एक रास्ता तो मिलेगा इसको कि ऐसे भी होता है। इसको क्या पता कि मैं पहली बार इसको बाहर लाया। तो उसके बाद उन्होंने जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा माता मैंने कहा आज ही इंटरव्यू भी करा देना, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। मैं माता से ही बोला, मैंने कहा माता इंटरव्यू भी आज ही करा देना, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी ना। मन से मेरा हुआ पता नहीं क्यों। और उसके बाद जो है फिर मैं वहाँ गई, और फिर उन्होंने जो है जब खाना खाने बैठी तो उन्होंने मेरे से बोला चाचा जी ने कि और तेरे को पहले राग माल कौन सा आता है तेरे को? तो मैंने कहा कि हाँ आता है। तो उन्होंने कहा सुना जरा। जब मैंने सुना दिया उनको तब कहने लगी अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया गा रही है, तो पर ये है कि पहले प्रैक्टिकल दे के आ जा, तब तेरे को थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। उसके बाद फिर मैं चली गई वहाँ। अब प्रैक्टिकल हुआ मेरा, उसमें मेरा हो गया, मतलब उसमें पास हो गई मैं। उसके बाद जो और सारे विश्व हमारे हिंदुस्तान भर से आए हुए थे तो वो सब लोग थे वहाँ पर, और उन्होंने जो है ये फिर 200 कुछ लोगों का, 206 या 216 ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ किसमें, इंटरव्यू के लिए। तो फिर उसमें कोई दक्षिण भारत के भी थे जो सिलेक्शन कमेटी में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा, मतलब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरा ये हवाई जहाज़ से चले जाऊँगा मैं, मुझे काम है वहाँ। तो फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू भी आज ही ले रहे हैं। कितना बढ़िया हुआ, कितना बढ़िया, दिल से मांगा था, कितना बढ़िया हुआ। अब ये है कि मैं वही चमत्कार देखती हूँ ना मैं, तो मुझे आश्चर्य भी होता है, और हो सकता है मेरी गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं कि होना होगा जिस चीज़ में, क्या भरोसा, पर मैं तो मानती हूँ भाई, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो फिर जो है तब फिर वहाँ पर एक मुरादाबाद से आए थे, वो म्यूज़िक टीचर थे वहाँ की, वो भी उसमें आए थे सिलेक्शन में। उनका उसमें हुआ नहीं, तो उन्होंने मेरे पास, अब क्योंकि अकेली मैं महिला अकेली थी वहाँ पर, लड़की। अच्छा। अब जो है तब वो मेरे पास आए, कहने लगे आपका नाम माधुरी है, आप लैंसडॉन से आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा उधर की रहने वाली हूँ मैं, मेरा नाम माधुरी। कि आपका सिलेक्शन होगा। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो कहने लगी कि हमारी प्रिंसिपल कह रही थी कि बेकार है तुम्हारा जाना, उसका सिलेक्शन होना। तो वो प्रिंसिपल वहीं थी, वो मुरादाबाद में, क्योंकि वो मुरादाबाद की रहने वाली। हाँ, तो उनका वो वहीं की रहने वाली थी। उन्होंने उससे ऐसे बोला, मुझे इससे आश्चर्य हुआ, क्या बताऊँ। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में भी बहुत कुछ उन्होंने, बहुत जाने कितने क्वेश्चन पूछे, जितने मेरे ये हाई स्कूल में सब्जेक्ट रहे होंगे उन सब के बारे में पूछा, जितने भी सब्जेक्ट थे। म्यूज़िक तो था नहीं मेरा हाई स्कूल में। अच्छा। कहाँ था म्यूज़िक? हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ज्योग्राफी और आर्ट, ये था मेरा सब्जेक्ट हाई स्कूल में। उन्होंने सारे सब्जेक्ट के मेरे को क्वेश्चन पूछे, कहने के अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो फिर मेरे को अजीब सा लगा। मैंने कहा जिसका लिए वो बुलाया तो उसके सब्जेक्ट का तो कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने। और ये भी देखा मैंने कि ये भी, मतलब लोगों को, मैं ये जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये भी होना चाहिए कि हमको किस तरह से जाना है। जब मैं उधर जा रही थी तो वहाँ पर एक गमला ना ऐसे लटका हुआ था, और उसकी मिट्टी भी गिरी हुई थी नीचे। तो मैंने देखा कि अच्छा नहीं लग रहा ये ना, तो मैंने पहले उसको, जो वहाँ पर चपरासी बैठे थे, मैंने कहा भाई साहब आप ज़रा इस गमले को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने उसको उठाया। मैंने कहा मिट्टी भी उसमें डाल दीजिए इसकी ना। मैं खुद भी कर सकती थी उसको, पर मैंने नहीं करा। मैंने उनसे ही करवाया। वो अपने हिसाब से करेंगे उसको ना। तो वो सब शीशे में उसमें दिख रहा था, कैमरे में। ये भी हुआ। हो सकता है उन्होंने ज़बरदस्ती लटकाया होगा कि देखते हैं इनमें कितनी काबिलियत है। ये भी क्या पता क्या है ना, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन मैंने ये भी देखा, मैं जब उसका गुणात्मक अध्ययन करती हूँ ना, तब मुझे लगता है। फिर जो है तब फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्वेश्चन तो मैंने कहा बहुत सारे हैं अभी। कहने की कौन से वाले? मैंने कहा जिस क्षेत्र के लिए वो स्टेशन खोला आपने, उसके विषय में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो तो SK शर्मा जी ही पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो हैं, हम तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं।
अच्छा। तो एस के शर्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, वहाँ का कोई लोकगीत गाइए। तो फिर मैंने वहाँ पर लोकगीत वहाँ पर गाया। और वो लोकगीत कौन सा था, जब मैं छोटी बच्ची थी ना 5-6 साल की, तब मैं गांव में जब जाती थी तो वहाँ मेले में जाती थी मैं। और मेरे पिताजी जब मेरे को पकौड़ी जलेबी उलेबी खाने के लिए देते थे, तो मैं वो जो दोना रहता था मैं उनके पास ले जाती, जो बुज़ुर्ग महिला थी, उनको बोलती दादी प्रणाम, ये खा लो तुम्हारे लिए है। और तब वो बोलती नहीं बेटा तू खा। मैं नहीं ये आपके लिए है, उनको दे देती थी। तो उनसे बोलती मुझे गाना सुना दो। और तब वो मुझे गाना सुनाती थी, तो वही जो है गाने मुझे याद हो गए थे बचपन से याद। हाँ, तो फिर मैंने वो लोकगीत गाया एक। और उन्होंने कहा कौन सा राग है इसमें, मैंने कहा जो इसमें जो है भोपाली राग है। उन्होंने कहा भोपाली राग गाओ। अब भोपाली राग गाया, फिर उन्होंने दूसरा सुना, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोकगीत फिर मुझसे सुने, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। फिर उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू बहुत देर का हुआ, मतलब औरों का 4 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसे हुआ होगा, तो मेरा बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैं आ गई वापस। तो मतलब मेरे को अपने आप पे विश्वास था कि मैंने सारे क्वेश्चनों का उत्तर सही दिया। और उस समय मेरे को ये भी हुआ एहसास कि अब मुझे इसमें एमए करूँगी, तो मैंने अपना शोध का विषय क्या रखना है, गढ़वाली लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत के निकष पर गढ़वाली लोकगीत, जो आपका शोध बाद में आपने इसी विषय में किया। हाँ, तो निकष पर मतलब तराजू पर, है ना। तो वो भी मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरे से ऐसा रास्ता भगवान दिलवा देता है। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो शायद मेरे दिमाग में आता भी नहीं, है ना। तो उसके बाद जो है फिर मैं आ गई अपने कॉलेज में वापस। तो कुछ दिन मैं कोटद्वार में भी रही ना, कुछ महीने, मतलब पूरा तो नहीं रही पर कुछ महीने रही मैं तो कोटद्वार में। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिलेक्शन हो गया मेरा। अब वही एस के शर्मा जी फिर कोटद्वार आए। अच्छा। और कॉलेज में आए, उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि इनका सिलेक्शन हो गया है, अब इनको जो है आपको वो करना पड़ेगा, यहाँ से निवृत्त करना। हाँ, इनको मतलब वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका जो है या तो इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ से तो रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर इसकी सर्विस उसमें कैसे जुड़ पाएगी, ये भी गवर्नमेंट सर्विस है, वो भी गवर्नमेंट सर्विस है। तो उन्होंने कहा कि इसका टेक्निकल रेजिग्नेशन इसका दीजिए आप, कि ये सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि मैंने कॉलेज से ही करा था उसको ना, फॉरवर्ड कराया था, इसलिए वो टेक्निकल रेजिग्नेशन मैंने दिया। और फिर जो है ना वहाँ पर 2 अखबार वहाँ पर छपते थे, तो कर्मभूमि और सत्यपथ। तो उनके जो ओनर थे, तो हाँ उनके जो संरक्षक थे, जो उनके वो थे, तो एक धुलिया जी थे और एक नैथानी जी थे। तो उन्होंने जब उनको पता लगा था, उनके अखबार में भी छपा जब, तो मुझे तो उस समय अक्ल ही नहीं थी ना कि क्या छप रहा है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। पर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।